करेंगे आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट पेपर है प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस किया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हाँ, और इसका एक पीडीएफ और आपको जितने भी नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ और जो भी नोट्स है आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेबर थ्योरी। जो वेबर का सिद्धांत है वो क्या है? इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, एनालिटिकल है कि नन ऑफ दीज है? तो जो वेबर की जो थ्योरी है यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वो आगात्मक है, निगात्मक है, विश्लेषणात्मक है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो वेबर की जो थ्योरी दी गई थी वो डिडक्टिव थ्योरी दी गई थी। कौन सी? निम्नात्मक थ्योरी दी गई थी, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर का पैटर्न समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इन सारे जितने भी आपके सिलेबस हैं सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में अलग से वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आयरन एंड कोल आर द एग्जांपल्स ऑफ। लोहा और जो कोयला होता है वो किस चीज का उदाहरण है? यू यूबिक्यूअस मटेरियल, लोकलाइज्ड मटेरियल, नेट मटेरियल्स की नन ऑफ दीज। तो आयरन और जो कोल होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड मटेरियल, अस्थायीकृत सामग्री के क्या है ये उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू। संचयी कारक जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमिक से, इंटरनल इकोनॉमिक से, बोथ ए एंड बी के नन ऑफ दीज। तो जो एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स होते हैं, संचयी कारक होते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों से रिलेटेड होते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक से भी और इंटरनल इकोनॉमिक से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री ह्यूमिड क्लाइमेट इज हेल्पफुल। निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु क्या होती है? सहायक होती है। कॉटन के लिए, स्टील के लिए, लाइट बल्ब के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा कॉटन के लिए क्या होती है? यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट जो होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए कपास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एक उद्यम के लाभ को किसके द्वारा हम बढ़ाया जा सकता है? रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन। क्या हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर घटा दें तो क्या उससे एक एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा? बी है इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, बिक्री की मात्रा अगर हम बढ़ा दें। किसी बोथ ए एंड बी की डी नन ऑफ दीज। तो किसी भी एंटरप्राइजेस की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तो क्या है, आप उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हो और अपनी बिक्री को भी बढ़ा सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों बोथ ए एंड बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेबर को इफिशियंट इज मेजर्ड बाय। श्रम गुणांक द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है? ए रेशियो बिटवीन लेबर कॉस्ट एंड लोकेशनल वेट, बी है रेशन बिटवीन मटेरियल एंड लोकेशनल वेट, सी है रेशियो बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लोकेशनल वेट की डी नन ऑफ दीज। तो जो लेबर कोफिशिएंट होता है वो किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? तो वो मेज़र किया जाता है जो भी लेबर और जो लोकेशनल वेट के बीच में जो रेशियो होता है इसके द्वारा लेबर कोएफिशिएंट को मेज़र किया जाता है। हिंदी में भी देख लेते हैं, श्रम लागत और अस्थायी वजन के बीच में जो अनुपात होता है उसके द्वारा श्रम गुणांक को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्म्स इन विच सक्सीसिव स्टेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री में बी रिफर्ड एज। एक ही उद्योग के क्रमिक चरण के फर्मों के संयोजन की संदर्भ किया जा सकता है। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्म होता है मतलब उसको एक सेम इंडस्ट्री में, तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, वर्टिकल इंटीग्रेशन, खड़ा एकीकरण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन दैट सीज अ ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स या directions managing the policies of several companies without any formal central administration। संयोजन के रूप में जो आम शेयरधारकों के समूह को देखते हैं या बिना किसी औपचारिक केंद्रीय प्रशासन के कई कंपनियों की नीतियों के प्रबंध की दिशा, वो क्या होता है? ट्रस्ट होता है, होल्डिंग कंपनी होता है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है कि नन ऑफ दीज होता है? तो वो क्या होता है? अधिकार वाली कंपनी होती है, दैट इज अ होल्डिंग कंपनी। तो 8 का आंसर हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो परिवहन लागत होते हैं वो किस कारक पर निर्भर करता है? डिस्टेंस पे, दूरी पे, वेट ऑफ मर्चेंडाइज मीन्स माल के वजन पे,
सी है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए आवश्यक समय, कि डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, परिवहन लागत की अगर हम बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका किस पे, सारे पे, सारे डिस्टेंस पे भी, वेट पे भी, टाइम रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फॉर्म इज सेट टू बी ऑप्टिमम साइज। एक फॉर्म को क्या है, इष्टतम आकार कब कहा जाता है, जब उसकी एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो होती है, कुल लागत न्यूनतम है। बी है जब मार्जिन कॉस्ट इज एट मिनिमम। सी है द फॉर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, की नन ऑफ दिस। एक फॉर्म को क्या है, ऑप्टिमम साइज तब कहा जाता है जब क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट जो होता है वो मिनिमम होता है, मीन्स औसत कुल लागत क्या होता है, न्यूनतम है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट टाइप मटेरियल्स आर फेड इनटू द फर्स्ट मशीन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स केम आउट ऑफ द लास्ट मशीन। किस लेआउट टाइप में, देखिए मैंने ये सारी चीज़ें, प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन मैंने पढ़ाया हुआ, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स को कवर किया, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। किस तरह के लेआउट टाइप में क्या होता है, जो फर्स्ट मशीन एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स केम आउट ऑफ द लास्ट मशीन। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, किस लेआउट प्रकार की सामग्री की पहली मशीन में डाला जाता है और तैयार उत्पाद की अंतिम मशीन से निकाला जाता है। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, की नन ऑफ दीज। तो 11 का आंसर हो जाएगा दैट इज अ प्रोडक्ट लेआउट, जिसमें क्या होता है, सामग्री को पहले मशीन में डाला जाता है और तैयार उत्पाद को अंतिम मशीन से क्या है, निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बाई लोकेशनल कोएफिशिएंट ऑफ मोर देन 1 इज मीन्ड फॉर। एक से अधिक अवस्थिति गुणांक से क्या अभिप्राय है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, बोथ है एंड बी, की नन ऑफ दीज। तो 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड। ब्रिक्स और क्ले किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ईंटें और मिट्टी किसके उदाहरण होते हैं, यूबिक्वियस मटेरियल के, लोकलाइज्ड मटेरियल्स के, नेट मटेरियल के, कि नन ऑफ दीज के। तो 13 का आंसर हो जाएगा ये किसी के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, नहीं 13 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यूबिक्वियस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, व्यापार के आकार का अर्थ क्या है, ठीक है, फॉर्म है, प्लांट है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। तो मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेस इज क्या, प्लांट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिमम फॉर्म वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब बाई। इष्टतम फॉर्म को प्रभावित करने वाले सबसे पहला जो कारक है, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, रॉबिन्सन के द्वारा, मार्शल के द्वारा, पीगू के द्वारा, कि नन ऑफ दीज के द्वारा। तो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया था, रॉबिन्सन के द्वारा। जो भी फैक्टर्स हैं ऑप्टिमम फॉर्म के, सबसे पहले रॉबिन्सन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन स्कोप। दायरे में सबसे व्यापक कौन है, एक फॉर्म, एक प्लांट, इंडस्ट्री, की फैक्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा क्या है, व्यापक में है इन द स्कोप। नेक्स्ट 17, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर्म प्रोवाइडेड बाय। जो संतुलित फॉर्म की अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, रॉबिन्सन के द्वारा, मार्शल के द्वारा, पीगू के द्वारा, की नन ऑफ दीज के द्वारा। तो 17 का आंसर दैट इज मार्शल के द्वारा जो इक्विलिब्रियम फॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया गया वो मार्शल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रेटर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट डैश विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब एक व्यवसायी इकाई का आकार जितना बड़ा होगा उससे क्या होगा, कार्यशील जो पूंजी होगी वो आवश्यकता होगी, लार्जर होगा, लोअर होगा, नो चेंज होगा, कि फिक्स्ड होगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा, उससे क्या होगा, और ज़्यादा बड़ा होगा, दैट इज बड़ा, लार्जर। नेक्स्ट है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा हुआ है जो व्यवसाय के आकार को मापने का एक प्रभावी तरीका नहीं है, पूछा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, की प्रॉफिट लेवल। तो इसमें से कौन सा एक इफेक्टिव वे नहीं पूछा है, तो एक इफेक्टिव वे इसमें से नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की संख्या जो है वो एक इफेक्टिव वे नहीं है किसी भी बिजनेस के साइज को मेजर करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, टेक्निकल फोर्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तकनीकी बल जो है सबसे महत्वपूर्ण किस में है, ऑयल रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर्स में, आयरन एंड स्टील में, की ऑल ऑफ दीज में। टेक्निकल जो फोर्सेस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो किस में होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे में। चाहे अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें, फर्टिलाइजर्स की, आयरन स्टील की, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन
से कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, द मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन से, तो सारे के सारे जो होते हैं फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, चाहे वो मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, वर्कर्स हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज टू प्रोडक्शन डिले। इसमें से कौन सा किसके कारण विलंब में कमी नहीं होती है। नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चे नॉट देखते ही नहीं हो, आंसर टिक कर देते हैं। तो नॉट कॉज टू प्रोडक्शन डिले, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, बी है शॉर्टेज ऑफ स्पेस, सी है स्पॉइल्ड वर्क, डी है नन ऑफ दीज। तो 22 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, न्यूनतम सामग्री हैंडलिंग। नेक्स्ट 23 है, प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज। प्रक्रिया लेआउट को किस रूप में जाना जाता है। फंक्शनल लेआउट, बैच प्रोडक्शन लेआउट, स्टेट लाइन लेआउट की बोथ ए एंड बी। तो प्रोसेस लेआउट को हम किस और नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसको हम फंक्शनल लेआउट से भी जानते हैं और बैच प्रोडक्शन लेआउट से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में फिर से क्वेश्चन इससे बन सकता है, पूछ सकता है कि फंक्शनल लेआउट को किस नाम से जानते हैं, तो प्रोसेस लेआउट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट लेआउट। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उत्पादन लेआउट है जिसका उपयोग करने का लाभ नहीं है। मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, बी है मिनिमम इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट, सी है स्पेशलाइज सुपरविजन रिक्वायरमेंट, की डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको नॉट वाले ही पूछे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, एक एडवांटेज नहीं है इसमें से पूछा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेशलाइज सुपरविजन रिक्वायरमेंट जो होता है, विशेष पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या होती है, वो नहीं होती है प्रोडक्ट लेआउट में। नेक्स्ट आते हैं 25, इन शिप मैन्युफैक्चरिंग द टाइप ऑफ लेआउट इज प्रिफर्ड एज। जहाज निर्माण में पसंदीदा लेआउट का प्रकार कौन सा है। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट की कॉम्बिनेशन लेआउट। तो 25 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उसे फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, निश्चित स्थिति लेआउट कहेंगे। आते हैं 26 पे, if all the processing equipment and machines are arranged according to the sequence of operations of the product, the layout is known as। यदि सभी प्रसंस्करण उपकरण और मशीनों को किसी उत्पाद के संचालन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो लेआउट को क्या कहा जाता है। प्रोडक्ट लेआउट कहा जाता है, प्रोसेस लेआउट कहा जाता है, फिक्स पोजीशन लेआउट कहा जाता है, कि कॉम्बिनेशन लेआउट कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं किस नाम से, प्रोडक्ट लेआउट के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद लेआउट। आते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड नियर द विकनिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के आसपास स्थित होने चाहिए। साइकिल्स, टेलीविजन, स्विंग मशीन्स की स्टील मिल्स। तो 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टील इस्पात मिल। नेक्स्ट है 28, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किस चीज़ के टाइप्स हैं। आर द टाइप्स ऑफ राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग की फॉलोअप। मार्ग निर्धारण, भेजने की जांच करना। तो सेंट्रलाइज्ड और हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो ये किसके टाइप्स हैं, दैट इज आपका हो जाएगा राउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29, कॉफिशिएंट ऑफ लोकलाइज्ड वॉज प्रोपाउंडेड बाई। स्थानीयकृत के गुणांक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मार्शल के द्वारा, एल्फ्रेड वेबर के द्वारा, सर्जेंट फ्लोरेंस के द्वारा, कि जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। तो ये सर्जेंट फ्लोरेंस के द्वारा जो है कॉफिशिएंट ऑफ लोकलाइज्ड को प्रोपाउंड किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबर थ्योरी की हम बात करें, प्राइमरी कॉज ऑफ लोकलाइजेशनल इज। वेबर सिद्धांत के अनुसार स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है। एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कॉस्ट, डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स की को लोकलाइजेशन। तो वेबर थ्योरी की हम बात करें, जो सबसे प्राइमरी कॉज था लोकलाइजेशन का, वो क्या था, दैट इज ट्रांसपोर्ट और लेबर, परिवहन और श्रम लागत का प्राइमरी कॉज था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 31, इफ अ क्लॉथ मिल कंबाइंस विथ अ क्लॉथ एंड शुगर मिल इट विल बी कॉल्ड। अगर क्लॉथ मिल मीन्स यदि कोई कपड़ा मिल किसी कपड़े और चीनी मिल के साथ मिल जाए तो वो क्या कहलाता है। डायगोनल कॉम्बिनेशन, लेटरल, सर्कुलर की वर्टिकल, क्या कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल, गोलाकार संयोजन इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट 32 है, इन विच फॉर्म द कॉम्बिनेशन इज कंप्लीट। संयोजन किस रूप में पूर्ण है। होल्डिंग कंपनी में, पूल एंड कार्टल्स में, मर्जर में, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में।
तो किसमें क्या है, संपूर्ण है मीन्स कंप्लीट है, यहाँ पर हो जाएगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, पूल्स और कार्टल्स। नेक्स्ट 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पूल इन कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन के पूल का एक प्रकार नहीं है। मैनेजमेंट पूल, आउटपुट पूल, ट्रैफिक पूल, इनकम एंड प्रॉफिट पूल। तो 33 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट पूल जो है वो एक टाइप ऑफ पूल का कॉम्बिनेशन का नहीं है। नेक्स्ट 34 है, फॉर्म्स ऑफ द पार्शियल कॉम्बिनेशन आंशिक संयोजन के रूप हैं। होल्डिंग कंपनी, पूल्स एंड कार्टल्स, मर्जर की ट्रेड एसोसिएशन। तो 34 का आंसर हो जाएगा दैट इज ए होल्डिंग कंपनी, अधिकार वाली कंपनी। 35 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज। प्लांट लेआउट का उद्देश्य क्या है। ए, टू मिनिमाइज ऑपरेशनल कॉस्ट, आउटपुट ऑफ हाई क्वालिटी, सी है इनहेंस ऑपरेशनल इफिशियंसी, की डी इज ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्जेक्ट प्लांट लेआउट का क्या होता है, प्लांट लेआउट का यही ऑब्जेक्ट होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट को क्या कर सके, कम कर सके, आउटपुट को क्या है, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन, ऑपरेशनल इफिशियंसी को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे और 35 का डी ऑप्शन सही। 36 है, रैशनलाइजेशन डील्स विद द युक्तिकरण सौदा है। ए, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओनली, बी है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ओनली, सी है लेजर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, की डी अबव ऑल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा रैशनलाइजेशन किससे डील करता है, टेक्नोलॉजिकल जो भी एक्सपेक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के उससे डील, केवल निर्माण के तकनीकी पहलू से क्या होता है, रैशनलाइजेशन डील करता है। नेक्स्ट है 37 है, रैशनलाइजेशन एज अ मेथड ऑफ इंडस्ट्रीज रीऑर्गेनाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन विच कंट्री। उद्योगों के पुनर्गठन की एक विधि के रूप में युक्तिकरण किस देश में शुरू किया गया, जर्मनी में, जापान में, यूएसए में, यूके में। तो 37 का आंसर हो जाएगा दैट इज ए, जर्मनी। नेक्स्ट है 38, द वर्स्ट डेंजर ऑफ रैशनलाइजेशन इज डिले। युक्तिकरण का सबसे खराब खतरा है डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मोर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंसेस, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। तो सबसे वर्स्ट डेंजर की अगर हम बात करें रैशनलाइजेशन की, तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज मीन्स एकाधिकारी का निर्माण, एकाधिकार का निर्माण। नेक्स्ट है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा युक्तिकरण का एक पहलू नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट की सोशल एस्पेक्ट को पूछा है, नहीं है। तकनीकी पहलू, कानूनी पहलू, संगठनात्मक पहलू की सामाजिक पहलू। तो कौन सा एक रैशनलाइजेशन का एस्पेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, सोशल एस्पेक्ट जो है, सामाजिक पहलू जो है वो आपका क्या है, नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन। कार्टेल का एक रूप क्या है, तो कार्टेल एक फॉर्म का क्या है, दैट इज अ फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। तो देखिए आपके टोटल कितने हैं, 40 MCQ आएंगे, 3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे लिखने वाले, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपको उसमें से लिखने हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।